एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स वाला, लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो लास्ट हम लोग जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट कर रहे थे, तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में एज यू कैन सी आपको स्लाइड दिख रही होगी, मॉड्यूला वाला पार्ट था। याद होगा आप लोगों को, ये जो मॉड्यूला वाला पार्ट था ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। सेल्स अपनी जगह पे अरेंज हो जाते हैं, दो डिवाइड होके, एक स्मॉलर में एंड आउटर साइड में। तो उसी से आगे आज हम लोग को कंटिन्यू करना है। देखिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। टिल द फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला, मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट ना रहे। देखिए सबसे पहले क्या था, एक जायगोट था। ठीक है, जायगोट क्या हुआ, 15 घंटे बाद या एक दिन बाद पूरा क्या होता है, वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद 30 घंटे बाद यही ब्लास्टोमेयर, यानी कि जो दो सेल थे तो ब्लास्टोमेयर का 4 सेल में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद 30 घंटे बाद ये 8 सेल में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके अगले 30 घंटे बाद ये 32 सेल्स में डिवाइड होगा, 8 का करोगे तो 32 हो जाएगा। जब ये 32 सेल्स में डिवाइड हो जाता है जायगोट, तब इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब 32 सेल्स होते हैं, तब इसे हम बोलते हैं मॉड्यूला। तब हम इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूला कहते हैं। अब ये मॉड्यूला जो सेल्स हैं हमारे, जब आगे फर्दर डिवाइड होंगे अपने आप, ये दो सेल्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं यहाँ पर स्मॉलर सेल्स में, एक होते हैं आपके लार्जर सेल्स में। Morula cells are further divided into two cells. The first one is smaller cell and the second one is larger cell. जो smaller cell है वो अंदर की साइड क्या करते हैं, एक मास बना लेते हैं, लिखा हुआ ना इनर सेल मास। अंदर की साइड क्या किया, इनर सेल यानी कि सेल का एक मास बना दिया। और बाकी बचे लार्जर सेल, ये पूरा जो हमारी पूरा ये होता है दिस वन, ये इसकी आउटर लेयर बना लेते हैं। इसकी क्या है, ये आउटर लेयर बना लेते हैं। टिल द फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला द ज़ोना पेलुसिडा इज रिटेन अराउंड द एम्ब्रॉय एंड thus there is no change in the overall size from the zygote to morula। और यहाँ पे देखिए ज़ेना पेलुसिडा थी, याद होगा आप लोगों को, ओवम के अंदर ज़ोना पेलुसिडा लेयर थी। ये ज़ोना पेलुसिडा अभी भी प्रेजेंट रहती है पूरे एम्ब्रॉय के चारों तरफ, प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि अभी वो जायगोट अपनी इतनी कैपेसिटी में नहीं आया कि अपने मतलब अपने आप को बचा सके। ज़ेना पेलिसेडा पूरा आउटलाइन बना के अपने आप इस पूरे एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करती है। लाइन आउटर लाइन दिख रही ना, दिस इज ज़ोना पेलुसिडा। एंड जायगोट से लेकर मॉड्यूला बनने तक कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, राइट, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, ज्यादा नहीं होता। नाउ द मॉड्यूला रीचेस द इस्थिमस। हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब देखा था। फैलोपियन ट्यूब में पहले फ्यूंड्यूलस था, उसके बाद एम्प्यूला था, उसके बाद इस्थिमस था। अब ये जो मॉड्यूला है, ये पहले एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुआ। जैसे ही मॉड्यूला यानी कि 32 सेल्स आए, ये एम्प्यूला को छोड़ के फैलोपियन के लास्ट जो पॉइंट है, पार्ट है, इस्थिमस में एंटर हो जाता है। एंड देन उसके बाद एंड गेन्स एंट्री इनटू द यूट्रस बाय द एंड ऑफ 4th डे। जैसे ही 4th डे आएगा, 4th डे में ये इस्थिमस को छोड़ के जो यूट्रस वाला पार्ट शुरू होता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, वहां पे एंटर हो जाता है। और जैसे ही ये यूट्रस के स्टार्टिंग वाले पार्ट में एंटर होता है, नई प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हॉलो एंड मल्टीसेलर ब्लास्टोसाइट सिस्ट। यहाँ पे देखिए थोड़ा एग्जाम ये जो डायग्राम है इसी के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले मोरूला था, मोरूला हमारे दो सेल्स में डिवाइड हुआ, स्मॉलर एंड लार्जर। स्मॉलर सेल्स ने अंदर रह के एक सेल का मास बना लिया और बाकी बचे लार्जर सेल्स, इसने चारों तरफ अपनी लेयरिंग कर ली। ये लेयरिंग धीरे 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 करके सेल्स की थिन होती चली जाती है और जो एम्ब्रॉय है वो साइज में बिग होता चला जाता है और जो इनर सेल मास है ये भी बढ़ता चला जाता है फर्दर डिवीजन करके। और ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसाइट। अब इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। और आपको देख रहे हैं ये तो ब्लास्टोसिस्ट है, ये अंदर आपको दिख रहा है ना इनर सेल मास, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। और इसके आसपास की आपको पूरी खाली जगह दिख रही है, इसे बोलते हैं ब्लास्टोकैविटी। ब्लास्टोकैविटी कह दीजिए, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए।
तो ये लिखा हुआ है ब्लास्टोलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ब्लास्टोसिस्ट मतलब इनर सेल मास, बहुत सारे मल्टी सेलर सेल्स फॉर्म होते हैं, और जो हॉलो एक खाली जगह है जिसने मैंने कैविटी बोला था, ब्लास्टो कैविटी, वो फॉर्म होती है। The blastocyst that enter the uterus remains floating in the uterine cavity for 2 to 4 days after its entry. जब 4 दिन बाद उस एम्ब्रॉय ने यूट्रस में एंटर किया था, तो यूट्रस में एंटर करने के बाद 2 से 4 दिन तक ना वो पूरे यूट्रस में फ्लो करता रहता है। क्या करता रहेगा? ऊपर से नीचे, नीचे दाएं बाएं, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, सब जगह फ्लो करता रहता है टिल द एंड ऑफ द 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन तक, मतलब चौथे दिन क्या हुआ, जो एम्ब्रॉय था यूट्रस में एंटर हुआ। यूट्रस में एंटर होने के बाद 7 दिन तक, यानी कि 4 दिन, चौथे दिन वो यूट्रस में एंटर हुआ, और 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक क्या है, पूरे यूट्रस में फ्लोट करता रहा। द आउटर लेयर ऑफ सेल सीन इन द मॉर्युलर नाउ फ्रॉम द लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोप्लास्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो लार्ज सेल की एक पूरी लेयर बनी थी बाहर की तरफ, इस बनी लार्ज सेल की, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। दैट लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। Cells from the trophoblast begins to absorb the glycogen-rich uterine milk. इन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का काम होता है कि बेबी को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन लाइक अ ग्लाइकोजन और मिल्क की रिक्वायरमेंट है, वो यूट्रस की जो वॉल होती है ना, यूट्रस के जो सेल्स होते हैं, उनसे एब्जॉर्ब करता रहता है। And the blastocyte double in size from 0.1 mm to 0.30 mm. पहले ब्लास्टोसाइट का जो साइज था 0.115 mm था, अब ब्लास्टोसाइट्स का साइज कितना हो गया? 0.30 mm, डबल हो जाता है। With more fluid entering inside the blastocyst cavity is formed. और जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी थी, बिल्कुल खाली स्पेस था, उसमें और ज्यादा जो फ्लूइड है वो फिल्ड होता चला जाता है। These outer cells become flat and called trophoblast cells. और जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे वो और थिन होती चली जाती है लेयर, since they help in absorbing nutrition for the developing embryo. ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है कि एम्ब्रॉय को डेवलप होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बाहर यूट्रस से, मदर की यूट्रस से एब्सॉर्ब करते रहते हैं। द इनर लार्जर सेल्स फ्रॉम इनर सेल मास और एम्ब्रायोब्लास्ट, यहाँ पर क्या है, जो एम्ब्रायोब्लास्ट है, इनर सेल जो सेल मास है, ये प्रॉपरली डेवलप होता चला जाता है न्यूट्रिशन की वजह से, एंड दीज रिमेन अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट ऑन ओनली वन साइड। और ये जो एम्ब्रॉय है, यानी कि जो ब्लास्टोसाइट है या एम्ब्रोयोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर से किसी एक साइड से अटैच रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड से अटैच है, ऐसा नहीं है कि बीच में फैला हुआ है चारों तरफ से, सिर्फ एक साइड से क्या रहता है, अटैच रहता है। Now the trophoblast cells in contact with the embryonical knob are called cells of Rayburn. Actually में बोला गया है कि जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट था, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स की लेयरिंग है, अब यहाँ से एक साइड से जो एम्ब्रॉय है कनेक्टेड है ट्रोफोब्लास्ट से, तो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ सॉरी, ये जो एम्ब्रॉय है, ये एम्ब्रॉय ट्रोफोब्लास्ट से कनेक्टेड है, एक पॉइंट से कनेक्टेड है, राइट? इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयनल नॉब, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयनल नॉब। और ऐसे यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एम्ब्रॉय को और ट्रोफोब्लास्ट को कनेक्ट करते हैं, these cells are called cells of Rubber. These cells are called cells of Rubber. At this stage the blastocyst shows polarity. ऐसे स्टेज पे ब्लास्टोसिस्ट पोलैरिटी, यानी कि पोल की साइड में एक पोलैरिटी शो कर रहा है। Now the side with inner cell mass is called embryonal end and the side opposite to its end is embryonal end. इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा पूरा है ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पर ये हमारा एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय जिस साइड से ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रॉयनल एंड। एम्ब्रॉय ट्रोफोब्लास्ट से जिस साइड से, मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं करी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो हम लोग सेल्स ऑफ रॉबर या एम्ब्रॉयनल नॉब कहते हैं, मैं साइड की बात कर रही हूँ। जिस साइड से वो अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट से, उस साइड को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉयनल हेड, और उसके अपोजिट साइड में चले जाइए, यानी कि ये वाली साइड, इसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉयनल एंड। And by the end of the 7th day, the blastocyst is fully formed. 7th day तक पूरे यूट्रस में फ्लोट करते 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 जो ब्लास्टोसिस्ट है
पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का मतलब जो अंदर सेल्स थे उनको जितना ग्रो होना था वो 7 दिन तक हो जाते हैं। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है, और जैसे ही इम्प्लांटेशन कर लेगा वो अपनी नेक्स्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट प्रोसेस में एंटर हो जाएगा, जैसे हम होते हैं गैस्ट्रुलेशन, पढ़ेंगे हम इसको गैस्ट्रुलेशन को। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी एक जगह फिक्स्ड हो जाना। अभी तक फ्लोट कर रहा था ना, अब ये एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा। Now the function of zona pellucida is to prevent the implantation of embryo at an abnormal site. यहाँ पे जोना पेलुसिडा का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो एम्ब्रॉय है जहां से वो एबनॉर्मल है, यानी कि जो बेबी है, आपने सुना होगा कि मदर वूम में जो बेबी है, बेबी का जो हेड है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो बेबी का जो हैंड्स वगैरह लेग्स वाला पार्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि स्टोमक के इधर की साइड होनी चाहिए, राइट। क्योंकि जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के टाइमिंग पर जब हेड बाहर निकालेंगे तो उसका बेबी का जो है इस तरीके से पोजीशन आएगी, और अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेग्स की तरफ से निकालेंगे तो लेग इधर, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़ेना पेलुसिडा ना क्या करती है, वो एम्ब्रॉय को इस तरीके से इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करती है कि उसका जो सर वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका जो नेक और मतलब हैंड वाला लेग्स वाला पार्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोमक की तरफ इम्प्लांट हो, यानी कि एक जगह किसी से स्टिक हो जाए। It does not expose the sticky and phagocytic trophoblast cells till it reaches the implantation site, etc. Sorry, that is within the uterus and zona pellucida now rupture. अब होता क्या है, अब यहाँ पर जो जो हमारा यहाँ पे क्या था, ब्लास्टोसिस्ट या फिर एम्ब्रॉय बोल देते हैं। अब ये एम्ब्रॉय क्या है, थोड़ा सा जो ज़ेना पेलुसिडा है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती है, थोड़ा सा स्टिकी होती है, राइट। ट्रोफोब्लास्ट लेयर इज थोड़ी सी स्टिकी होती है, और यूट्रस के जैसे यूट्रस होता है ना, जैसे ये यूट्रस है, अभी तक क्या कर रहा था एम्ब्रॉय, पूरे यूट्रस में फ्लोट कर रहा था, लेफ्ट राइट साउथ नॉर्थ सब जगह, ईस्ट वेस्ट। अब जैसे ही 7th डे कंप्लीट हो गया, ब्लास्टोसाइट की जितनी फॉर्मेशन होती, डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। अब ये इम्प्लांटेशन के लिए किसी एक जगह पे फिक्स होने के लिए तैयार है, ज्यादातर या तो लेफ्ट राइट, या तो लेफ्ट या फिर राइट साइड में वो अपना हो जाता है, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी स्टिकी होती है। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर स्टिकी होती है 7th डे, यानी कि 8th डे में यूट्रस के या तो लेफ्ट या फिर राइट साइड में पूरे उस एम्ब्रॉय को क्या कर देती है, स्टिक कर देती है, इस तरीके से यो स्टिक कर देती है। और जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट ने उस एम्ब्रॉय को लेफ्ट या राइट साइड में यूट्रस के स्टिक कर दिया, जो ज़ेना पेलुसिडा लेयर थी वो रप्चर यानी कि ब्रेक हो जाती है, उसका काम खत्म, उसका काम खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि अभी तक एम्ब्रॉय इधर उधर इधर फ्लोट कर रहा था, अगर किसी से गलती से टकराया तो सेल्स बिल्कुल खराब होने के चांसेस थे, राइट। तो ज़ेनोपेलुसिडा उसको कवर कर रही थी ताकि सेल पे कोई असर ना हो। अब तो वो एक जगह स्टिक हो गया है, अब तो उसका कोई फ्लोट करने का हिसाब ही नहीं है, और जब फ्लोट नहीं करेगा तो टकराएगा किससे, और जब टकराएगा नहीं तो सेल्स कहाँ से बेकार होंगे। दैट मीन की जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर थी, नाउ इट विल ब्रेक और रप्चर। उसके बाद देखो इम्प्लांटेशन है, द ब्लास्टोसाइट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, ये होती है। और जो एम्ब्रॉय है यूट्रस से अटैच हो रहा है, तो दैट मीन कौन सी लेयर से अटैच हो रहा है, एंडोमेट्रियम से। This process usually begins on day 7 after fertilization by the end of the 10th day. ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस 7th डे से लेकर 10th डे तक पूरी धीरे 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 कंप्लीट होती है। एंड द एम्ब्रॉय इज कम्प्लीटली बरिड इनसाइड द एंडोमेट्रियम। बरिड का मतलब ये नहीं पूरा अंदर घुस जाता है, थोड़ा सा उसे अटैच कर देता है। एक बात बताइए, जब आप किसी प्लांट है, छोटा सा प्लांट लेके आए हो कहीं नर्सरी से, आप उसको जमीन में लगाते हो तो जमीन में क्या ऐसे ही रख के आ जाते हो, नहीं ना, थोड़ा सा गड्ढा करते हो ताकि उसकी जड़ वहां पर चली जाए, जड़ की वजह से उसको सपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, बेबी एक छोटा सा प्लांट है, एम्ब्रॉय एक छोटा सा प्लांट है, एंडोमेट्रियम सॉइल है,
तो जब तक एंडोमेट्रियम में थोड़ा सा वो डीपली अंदर नहीं जाएगा, अपनी जड़ें मजबूत नहीं करेगा, तो ऐसे हिलता डुलता रहेगा ना, गिरने के चांसेस है। तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा एंडोमेट्रियम लेयर थोड़ा सा डीपली बरीड हो जाता है, बरीड में थोड़ा सा अपनी जड़ पकड़ लेता है, ये समझ सकते हैं आप। नाउ द एम्ब्रॉय यूजुअली implants द रीजन ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्रस। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो एम्ब्रॉय है और यूट्रस के हमेशा अपर वाले डायरेक्शन में है। अपर डायरेक्शन में, अपर का मतलब है जैसे यूट्रस होता है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है यूट्रस का, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडस। लास्ट वीडियो में देखिए पूरा कराया हूँ मैंने यूट्रस का। जो अपर वाला पार्ट होता है यूट्रस का, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडस। तो जो एम्ब्रॉय है, कभी भी ऐसा नहीं कि नीचे डायरेक्शन में जाके एम्ब्रॉय के बिल्कुल यूट्रस के बिल्कुल अटैच हो रहे हैं, कभी नहीं। क्योंकि जब वो बिल्कुल यहाँ पे ये पूरा ये यूट्रस है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाले डायरेक्शन में अगर बेबी अटैच होता है तो ग्रो कहाँ करेगा? क्योंकि ग्रो तो उसे यूं करना है ना, तो नीचे तो जगह ही नहीं है, यूं तो कर नहीं सकता। इसीलिए हमेशा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना यूट्रस का, फंडस की तरफ, यहाँ पे अटैच होता है, ताकि जब वो ग्रो करे तो ऐसे ग्रो करे। At this process, the embryo attach itself its embryonic pole close to the endometrium. और जहां से ये अटैच होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक पोल। जैसे यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से ये अटैच हुआ, दैट इट्स कॉल्ड एम्ब्रॉयनिक पोल। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, नाउ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द एनिमल पोल हैव द पावर टू स्टिक टू द यूट्राइन वॉल। ये मैंने यही बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, एनिमल पोल होते हैं ना, दो पोल बताए थे मैंने, एक एनिमल पोल, एक ज़ाइगोटल पोल। तो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं उनमें यूट्रस के वॉल से एम्ब्रॉय को फिक्स करने के लिए स्टिकी सब्सटेंस होता है। रैपिड डिवीजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लाइन अगेंस्ट द एम्ब्रॉयनल नोब टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर क्या था, एम्ब्रॉयनल नोब था, एम्ब्रॉयनल नोब यानी कि ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, यहाँ से एम्ब्रॉय अटैच है। तो एम्ब्रॉय ट्रोफोब्लास्ट से जिस पॉइंट या जिस कॉन्टेक्ट की वजह से अटैच होता है, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयनल नोब। और इसी एम्ब्रॉयनल नोब से जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं रैपिड डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इस पॉइंट से, नीचे की डायरेक्शन से नहीं करेंगे ना, लेफ्ट राइट, अपर वर्ड डायरेक्शन से, एम्ब्रॉयनल नोब से। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। और इस ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के रैपिड डिवीजन की वजह से दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। नाम थोड़े बड़े हैं उस लेयर के। एक होता है सिंकाइटोफी ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, नाम थोड़े बड़े हैं, याद कर लीजिएगा। आउटर लेयर होती है सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, इज साइंटियम, अ लेयर ऑफ प्रोटोप्लास्ट विद मेनी न्यूक्लियाई। मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ पे देखिए। जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट था, यहाँ से ये एम्ब्रॉय अटैच था, जहां से एम्ब्रॉयनल नॉब से एम्ब्रॉय अटैच था, वहां से ट्रोफोब्लास्ट रैपिड डिवीजन करते हैं और दो लेयर बना लेते हैं, एक लेयर एंड दो लेयर, और एम्ब्रॉय यहाँ अटैच है ही है। सबसे जो आउटर लेयर होती है दिस वन, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंसाइटोफियो ट्रोफोब्लास्ट, ये इसमें प्रेजेंट रहता है प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। एंड इट गिव्स आउट प्रोसेस विद द एक्सटेंसिवली इन्वेड द एंडोमेट्रियम। ये जो सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये हेल्प करती है एम्ब्रॉय को एंडोमेट्रियम लेयर से अच्छी तरीके से कह सकते हैं उसको पकड़ने में, फिक्स्ड होने में। एंड द लाइटिक एंजाइम सेक्रेटेड बाय ट्रोफोब्लास्ट rupture the endometrium cells, thereby making a bureau into which the embryo begins to get implanted. अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जब हम प्लांट है, प्लांट को जब हम सॉइल में लगाते हैं, थोड़ा सा गड्ढा करते हैं तब उसकी जड़ों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर अब एंडोमेट्रियल लेयर है पूरी, यानी कि एंडोमेट्रियल सेल्स है। एंडोमेट्रियम लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल सेल्स। अब सेल्स यहाँ पे तो हम गड्ढा कर नहीं सकते और अटैच भी करना है, तो यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना,
एक एंजाइम रिलीज करती है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइटिंग एंजाइम्स, दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइटिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती है, इतने बीच में पता है कि यहाँ पर एम्ब्रॉय को फिक्स करना है, तो इतने बीच के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं उसको रप्चर कर देती है, ब्रेक कर देती है, हटा देती है, यहाँ से हटा देती है, तो गड्ढा बन गया ना, थोड़ा सा खुदाई कर दी एक तरीके से, गड्ढा बन गया। अब ये जो एम्ब्रॉय है उस गड्ढे में जाके थोड़ा सा फिक्स्ड हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, हल्का सा, कुछ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, चाहे कितना भी हो, हमें से कुछ नहीं है, तो वो इस लाइटिक एंजाइम की वजह से होता है। And by the end of the 10th day, the whole embryo is deeply embedded into the endometrium, completing the process of implantation. और 10th day तक एम्ब्रॉय एंडोमेट्रियम में अच्छी तरीके से फिक्स्ड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी सेकेंड लेयर पर, इनर लेयर सेल्स कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। The cells retain their cell boundaries. Cells with defined membrane, the cells retain their cell boundary. सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल्स के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन आती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्लास्टोसाइट्स से अंदर सेल्स प्रेजेंट है, हर किसी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन आना भी तो जरूरी है, कहाँ से आएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, सेल्स विद डिफाइंड मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसे सेल्स, मतलब जो सेल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर जो पूरी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब हमने बताया, क्या बताया था, इम्प्लांटेशन के बाद कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाती है, कौन सी स्टेज में एंटर हो जाता है एम्ब्रॉय, गैस्ट्रुलेशन। पहली क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, पहला हमारा था यहाँ पर जाइगोट, जाइगोट से बने ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स से बना मोर्यूला, मोर्यूला के बाद कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हुई, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन। ये सारे के सारे आपको सीरीज वाइज याद रखने हैं, आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट। अभी तक ब्लास्टोसिस्ट थे ना, मतलब जो इनर सेल था, जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर मास था ना सेल्स का, जैसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे थे, ये अपने आप को फर्दर डिवाइड करके किसमें चेंज हो जाएंगे, गैस्ट्रुला में। मतलब ब्लास्टोसिस्ट भी आपका सेल्स का मास है, गैस्ट्रुला भी सेल का मास है, वो डिफरेंस क्या है, ब्लास्टोसिस्ट थोड़े से नंबरिंग में कम थे, 50-100 होंगे, उन्होंने फर्दर डिवीजन करके अपने आप को 200-300 में कर दिया, और जब 200-300 हमारे सेल्स का मास बन गया, हमने गैस्ट्रुला कह दिया, बस देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। In the gastrula stage, there is a slowing of the rate of cleavage or the division, but there are two important event takes place. जैसे ही सेल्स हमारे गैस्ट्रुला में आते हैं, मतलब 200-300 हो जाते हैं, इसके बाद इनकी जो डिवीजन प्रोसेस है ना, बड़ी स्लो हो जाती है। पहले एक दिन में 4 हो रहे थे, 2 दिन में 8 हो रहे थे, अब 2 दिन में 4 हो रहे हैं, या 4 दिन में 1 हो रहा है, या जितनी भी है, मतलब जो रेट ऑफ डिवीजन है सेल्स का, गैस्ट्रुला में आते ही स्लो हो जाता है। और इस गैस्ट्रुलेशन में 2 एक्टिविटीज होती है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, कौन कौन सी, पहली होती है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमर्स, दूसरी होती है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एनिमल बॉडी में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, राइट। यहाँ पे जो ब्लास्टोमर्स यानी कि जो गैस्ट्रुला था, इसने क्या किया, अब इसने अपनी 3 लेयर्स को फॉर्म कर लिया। द फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, द सेकेंड वन इज मेसोडर्म, एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्म। ठीक, दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है इंपॉर्टेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। These are the different types of movement to reach their definite place in the embryo. ये एम्ब्रॉय का वो मूवमेंट है जो अपनी फिक्स्ड जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पे जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि ट्रोफोब्लास्ट की इस जगह से अटैच था तो इसी जगह पे अटैच रहेगा, ग्रो होता रहेगा, ना भी ना, वो सेंटर में आना शुरू हो जाता है एक तरीके से। जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब है कि जो एम्ब्रॉय
पहले ट्रोफोब्लास्ट से एक ही पॉइंट से अटैच था, अब वहां से क्या मूवमेंट कर करके अपनी फिक्स्ड डेफिनेट प्लेस पर, उसकी जो सही जगह है वहां पर मूव करना और पहुंचना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या हुआ गैस्ट्रुला में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरी एंडोडर्म वाली लेयर आपको दिख रही है, यहाँ पे ये मेसोडर्म है, यहाँ बीच, यहाँ सबसे आउटर लेयर एक्टोडर्म होती है, इसके बीच में काफी सारी एक स्पेस रिप्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। यहाँ पे यॉल्क सैक प्रोड्यूस्ड हो गया है, ये इसकी कॉइलम कैविटी है, यहाँ ट्रोफोब्लास्ट के बीच में जो इसकी कैविटी प्रेजेंट है कॉइलम। फिर इसकी एक आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज क्रियॉन। अभी हम लोग क्रियॉन और एमनियोटिक के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या होता है। Now the gastrulation begins in the embryoblast cells on about 8th day after fertilization। यानी कि सबसे पहले क्या हो गया, ब्लास्टोसाइट था, ब्लास्टोसाइट की जो लास्ट डे होता है वो 7th डे होता है, ठीक। 7th डे के बाद 8th डे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, गैस्ट्रुलेशन का इम्प्लांटेशन से कोई मतलब नहीं होता है, इम्प्लांटेशन 7th डे से स्टार्ट होके 10th डे तक कंप्लीट हो जाता है। कोई इम्प्लांटेशन है, वो कोई प्रोसेस नहीं हो रही सेल के अंदर, लेकिन ब्लास्टुलेशन की जो प्रोसेस थी 7th डे तक थी, अब उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, ठीक। सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ द इनर सेल मास कॉल्ड हाइपोब्लास्ट become flattened, start dividing and grows downward toward the blastocoel cavity of blastocyst। अब यहाँ पर क्या है, जो इनर सेल मास था, पूरे सेल का मास था पूरा, दिस वन, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे ट्रोफोब्लास्ट में ये पूरा सेल है, एक साइड से तो फिक्स है, तो जहां से ये फिक्स्ड है वो सेल तो फ्री हो नहीं सकते एम्ब्रॉय के, लेकिन एम्ब्रॉय की इसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे सेल्स क्या है, एकदम से फ्री है, इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, प्रिमिटिव एंडोडर्म। यहाँ पर ये सेल क्या है, फ्री है, हाइपोब्लास्ट और प्रिमिटिव एंडोडर्म। फ्लैट हो जाते हैं, यहाँ से फ्लैट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन फ्लैट होने के बाद अपने आप को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते करते यहाँ पे जो ब्लास्टो वाली कैविटी है यहाँ तक पूरे फिल्ड हो जाते हैं, डिवाइड करते 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 करते। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म इज टू फर्स्ट टू डिफरेंशिएट। जब ये फ्री सेल वाले अपने आप को फर्दर डिवाइड करते हैं और नीचे ब्लास्टो कैविटी तक पहुंच जाते हैं, एक लेयर बन जाती है, इस लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। इट ग्रोज विद इन द ब्लास्टोकॉइल, ब्लास्टोकॉइल मतलब पूरी जो ब्लास्टिक कैविटी थी। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड मैं दोबारा बना देती हूँ, जैसे ये हमारा एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय की यहाँ इस वाली डायरेक्शन में देखिए, ये तो फिक्स्ड सेल है ट्रोफोब्लास्ट से, लेकिन नीचे वाली डायरेक्शन में क्या है, एकदम फ्री सेल प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट होने के बाद अपने आप को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद ये थोड़ा सा इस पूरी कैविटी तक फिल्ड हो जाते हैं, राइट, और एक लेयर बना लेते हैं, दैट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। और ये इट ग्रोज विद इन द ब्लास्टोकॉइल, दैट मीन पूरी कैविटी ऑफ ब्लास्टोसाइट है, और एक यॉल्क सैक बना देती है। यहाँ पर ये आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये पूरी इस तरीके से लेयर आपकी एंडोडर्म है, और जो स्पेस यहाँ पर बना यॉल्क सैक। And the remaining of the cell of the inner cell mass in contact with the cells of Ruber are called epiblast। और बाकी के जितने भी सेल्स थे अभी भी ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में है ना, यानी कि सेल्स ऑफ रूबर में, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। एंड बोथ लेयर्स फॉर्म अ फ्लैट बाइलेमियर एम्ब्रॉयनल डिस्क। एपीब्लास्ट उनको बोलेंगे प्राइमरी एक्टोडर्म। यहाँ पर जो एक लेयर बन रही है ना सेल्स की, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से कनेक्टेड है, उसको हम लोग एपीब्लास्ट या फिर प्राइमरी एक्टोडर्म कहती है लेयर को। और धीरे धीरे करके ये दोनों लेयर, एक्टोडर्म वाली और एंडोडर्म वाली, ऊपर नीचे फ्लैट होती चली जाती है, और एक एम्ब्रॉय को डिस्क की फॉर्म में ला देती है। डिस्क समझते हैं ना, पूरी एक राउंड शेप में पतली सी थिन, दोनों लेयर क्या करेंगी, धीरे धीरे फ्लैट होती चली जाएंगी, और फ्लैट होने के बाद एम्ब्रॉय को राउंड शेप में ना रह के एम्ब्रॉयनल डिस्क में ले आती। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म एंड सेकेंड लेयर टू बी डिफरेंशिएटेड विद द एक्टोडर्म, जैसे ही हमारी एंडोडर्म और एक्टोडर्म लेयर बन गई, सेल ऑफ एपीब्लास्ट डिवाइड, रीडिवाइड and move in such a way that they enclose an amniotic cavity।
अब जो एपीब्लास्ट यानी कि जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट से अटैच थे वो अपने आप को डिवाइड रीडिवाइड करती हैं और डिवाइड करते 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 एक अपना यहाँ पर बीच में आ जाते हैं और बीच में आने के बाद इनके साइड में एक कैविटी बन जाती है पास में, जिसे हम लोग बोलते हैं एमोइटिक कैविटी। इज कॉल्ड एमोइटिक कैविटी, क्योंकि देखो एंडो यहाँ नीचे एंडोडर्म वाली लेयर थी, ऊपर एक्टोडर्म वाली लेयर थी, यहाँ के सेल्स भी ग्रो हो रहे हैं, यहाँ के सेल्स भी डिवाइड हो रहे हैं, डी डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होते 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 बीच में एक स्पेस बन जाता है, दैट स्पेस और कैविटी इज कॉल्ड एमोइटिक। ओके, यहाँ तक आज हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपकी जो लेयर्स हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म वाली, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, क्यों इनका फॉर्मेशन होता है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।